नमस्कार, मैं पूजा यादव। आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 पर और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सटीक इलाज। सटीक इलाज जहां हम हमेशा बात करते हैं किसी भी शरीर से जुड़ी बीमारी और उसके इलाज और प्रिकॉशंस के बारे में। इसी कड़ी में आज हमारे साथ आरजेएन अपोलो के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर विनोद जुड़ने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश 24x7 पर। नमस्कार। जी मैं डॉक्टर। डॉक्टर विनोद दुग्गल। जी सर, डॉक्टर आया विनोद मैं मुदगल से आज हम जानेंगे कि आखिर ब्रेस्ट कैंसर क्या है, किस तरह से इसके लक्षण होते हैं और किस तरह से इसका बचाव और इलाज संभव है। सर, कैंसर जैसा कि हम सब जानते हैं कि किस तरह से बढ़ती हुई बीमारी है, जहां पहले हालांकि गंभीर बीमारी ये ज़रूर है, लेकिन आज के समय में हर किसी में बीमारी बढ़ती जा रही है। हर घर में कहीं ना कहीं या हर दूसरे घर में कहीं ना कहीं एक कैंसर का पेशेंट मौजूद है। ऐसी कड़ी में सबसे ज़्यादा जो कैंसर जिसके बारे में जानकारी नहीं देखने को मिलती वो है ब्रेस्ट कैंसर। तो आपसे शुरुआती सवाल यही रहेगा कि आखिर ये ब्रेस्ट कैंसर है क्या, किस तरह से इसके लक्षण होते हैं और किस तरह से ये संभव है। जी, मैं डॉक्टर विनोद दुग्गल। आई जी एम ए सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट, आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा ग्वालियर एंड एंजल हॉस्पिटल, सेंट्रल जेल रोड ग्वालियर। आज मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताऊंगा। ब्रेस्ट कैंसर के मुख्यतः लक्षण क्या होते हैं वो सबसे पहले पता होना चाहिए, हर फीमेल को पता होना चाहिए, क्योंकि हर फीमेल एक एज के बाद आफ्टर 30-35 ईयर शी इज ऑन रिस्क फॉर ब्रेस्ट कैंसर। तो इसलिए जो मेल जो जो फीमेल होना ही मतलब जेंडर स्पेसिफिसिटी है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो उसके सबसे पहले पता होना चाहिए कि लक्षण क्या है। तो इसके लक्षण होते हैं, वो मोस्ट कॉमन जो साइन दिखते हैं वो एक लंप दिखता है, गांठ दिखती है ब्रेस्ट में, जो फीमेल्स में बहुत कॉमन है। कई फीमेल उसको इग्नोर करती हैं। इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेस्ट में कोई गांठ आ रही है तो उसके स्पेशलिस्ट पे जरूर दिखाना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी गांठ के अलावा कोई एप्पल से डिस्चार्ज आ रहा है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज आ रहा है, कहीं ब्लड आ रहा है, कोई एबनॉर्मल कलर का, कोई व्हाइट कलर, ग्रीन कलर का कोई भी डिस्चार्ज आ रहा है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कैंसर होने की संभावना उसमें हो सकती है। ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स रहते हैं। इसके अलावा कभी कभी किसी फीमेल्स में जो एक्जिला आर्म पेट रहते हैं उसमें भी स्वेलिंग आ जाती है, गांठ बन जाती है, या अपने गर्दन के निचले भाग में भी ब्रेस्ट कैंसर के साथ में गांठ बन सकती है। तो अगर ऐसे कोई लक्षण हैं तो तुरंत हमें किसी कैंसर स्पेशलिस्ट पे या ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट पे दिखवाना चाहिए। जी सर, अगर आप जैसा जी सर, जैसा कि जी आपने बताइए। बताया कि महिलाओं में किस तरह के लक्षण शुरुआती तौर पर हो सकते हैं। सर, अगर महिला में जो है ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो कितना खतरा जो है महिलाओं को इस ब्रेस्ट कैंसर से रहता है, और उनके लाइफस्टाइल, खान पान या जिस तरह से उनका काम है, स्ट्रेस है, ये सब कितना इम्पैक्ट डालते हैं। जी जी जी। देखो, जो जो ब्रेस्ट कैंसर के जो रिस्क फैक्टर है वो जी फीमेल होना ही एक रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर का। ब्रेस्ट में फीमेल में ही मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर है। और जो जनरल लाइफ टाइम जो रिस्क है नियर अबाउट 30-35% है फीमेल्स में। मतलब 100 फीमेल है उनमें से 35% लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होने की रिस्क रहती है। लेकिन ये ब्रेस्ट कैंसर मेल में भी हो सकता है, मेल के भी ब्रेस्ट में भी ये गांठ बन सकती है, लेकिन उसका इंसिडेंस काफी कम है। तो इसमें इसके मेन क्या है, इसके फैक्टर कौन से रिस्पॉन्सिबल है जिससे ये ब्रेस्ट कैंसर होता है, ये पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे मोस्ट कॉमन है, तो उसमें है एज। ओल्ड एज जैसे जैसे बढ़ती है आफ्टर 40 ईयर ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ती जाती है, फीमेल में और मेल दोनों में। लेकिन फीमेल में जो हार्मोनल चेंजेस ज्यादा होते हैं फीमेल। फिर उसके बाद आता है एज ऑफ इनार्की, मीन्स अगर कोई गर्ल है उसका जो महीना जो स्टार्ट होता है, मेंसेज स्टार्ट होते हैं, वो अर्ली एज में अगर उसको मेंसेज आ गए, मतलब नियर अबाउट जैसे नॉर्मली 13 to 14 ईयर पे फीमेल में आता है, 10 ईयर पे आ गया, 8 ईयर 9 ईयर पे आ गया कोई फीमेल को, किसी गर्ल को, तो उसमें रिस्क ब्रेस्ट कैंसर होने की रिस्क बढ़ जाती है। तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, इसके बाद जो फीमेल रहती है इनमें मीनोपॉज लेट होता है, मतलब जो महीना बंद होते हैं 42-45 साल के एज पे बंद होते हैं, तो वो भी अगर किसी फीमेल को 50+ में जाके बंद हो रहे हैं तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर होने का। जी इसके अलावा जो फर्स्ट डिग्री रहते हैं पेशेंट को, कैसे जैसे कि किसी के फैमिली मेंबर में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है और वो फर्स्ट डिग्री है, जैसे मदर को है तो उसका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है उसकी डॉटर, सन, है ना, या फिर उसके रियल जो मौसी हैं, नियर बाई जो ब्लड रिलेटेड जो रिलेटिव्स हैं,
उनमें अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो इस पेशेंट में भी ब्रेस्ट कैंसर होने की रिस्क बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर फीमेल है तो जो फर्स्ट बेबी होता है वो जितना लेट होगा उतना ही ब्रेस्ट कैंसर होने की रिस्क ज्यादा होती है। जो फर्स्ट जी। लाइव बेबी है वो जितना मतलब कम एज में हो या 25 की एज के अराउंड होता है तो रिस्क कम हो जाता है। वही 35 प्लस में अगर कहीं जाता है तो ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क उसमें भी बढ़ जाती है। और कई फीमेल्स में है जो जिनमें डेंस ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है, फैटी ब्रेस्ट ज्यादा होता है, तो उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क ज्यादा बढ़ जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मदर है तो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो ब्रेस्ट कैंसर होने की रिस्क बहुत कम हो जाती है। वहीं कई फीमेल्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग आ पाती है किसी कारण से, या तो बिजी लाइफ स्टाइल की वजह से, या फिर उनको ब्रेस्ट मिल्क नहीं बन रहा, तो उन पेशेंट्स में भी, उन फीमेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क काफी बढ़ जाती है। जैसा ईस्ट्रोजन एक्सपोजर, मतलब एक हार्मोनल एक्सपोजर है। जैसे कई लोग हैं जो हार्मोनल ट्रीटमेंट बहुत सारा लेते हैं, जैसे जो फीमेल हार्मोन है ईस्ट्रोजन, जो आपकी गर्भ ईस्ट्रोजन पिल्स रहती हैं, उनको खाना पड़ता है कई फीमेल्स को। वो सारे जो सिम्टम्स हैं, मीनोपॉजल सिम्टम्स हैं, उनको रोकने के लिए। तो उस कंडीशन में वो भी एक रिस्क फैक्टर है, उससे भी ब्रेस्ट कैंसर की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी फीमेल को पहले से ही अपोजिट साइड के ब्रेस्ट में कैंसर था, तो दूसरी साइड का जो ब्रेस्ट कैंसर एक हो चुका है, तो दूसरे वाले ब्रेस्ट में भी कैंसर होने की रिस्क बढ़ जाती है। इसके अलावा फिर जो डाइट का रहता है, अगर फीमेल, कोई भी फीमेल है, वो अगर फैटी डाइट ले रही है, फैटी बॉडी है उसकी बहुत ज्यादा, तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने की रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एल्कोहल कंजप्शन से, स्मोकिंग से, इनसे भी ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क आती है। तो इन सभी लक्षणों को ध्यान रखो, इन सारे रिस्क फैक्टर को ध्यान रखना चाहिए जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर ना हो। हर फीमेल को पर एवरी मंथ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। अगर कहीं पर भी लंप दिख रहा है उसको तुरंत एड्रेस कराना चाहिए, उसको तुरंत स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, और फैटी डाइट खाना चाहिए, और ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। यही जो उसको बचाव के काम वो हैं, जी बचाव के सर, तरीके। जैसा कि आपने बताया कि कई बार जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने या फिर मेनोपॉज के रीज़न से भी जो है ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि कई बार अगर आपको पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन जो है वो जल्दी समय में हो जा रही है तो चांसेस है कि आगे चल के ऐसा हो। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कुछ महिलाओं में जो ये पीरियड्स है या मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो काफ़ी लेट जाके उम्र में 18-19 की उम्र में स्टार्ट होती है, तो इनमें खतरा कितना होता है? और जो हॉर्मोनल्स दवाई ले रही हैं या किसी भी और चीज़ की दवाई ले रही है तो वो कितना असर इस ब्रेस्ट कैंसर पर डाल सकता है? जी जी, ये लेट एज में अगर मतलब मीनार की स्टार्ट होती है, मतलब मेंसेज स्टार्ट ही लेट में जाके जी। 17-18 में, बहुत रेयर है। वैसे तो ज्यादातर फीमेल को 13-14 ईयर पे हो जाते हैं, पर कई फीमेल्स में होती है, तो उसमें रिस्क तो कम हो जाती है, लेकिन अदर जो रिस्क फैक्टर है वो तो रहते ही हैं साथ में। लेट एज में मैरिज, मतलब बच्चे होना, और ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते तो वो रिस्क तो बनी रहेगी। लेकिन इस एक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको, क्योंकि ईस्ट्रोजन एक्सपोजर कम रहेगा, जी। थोड़ा रिस्क कम रहेगी। लेकिन इरेगुलर मेंसेस है, हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बहुत सारा हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं लोग, ईस्ट्रोजन हार्मोन का बार बार एक्सपोजर हो रहा है, कारण से अपना से मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें ईस्ट्रोजन है, ये हार्मोन्स है, तो उस कंडीशन में काफी ज्यादा रिस्क बढ़ जाती है। नॉर्मल ये मान लीजिए, अगर किसी जो नॉर्मल 30-35% जो रिस्क रहती है, वो नियर अबाउट 10% और एडिशनल उसमें रिस्क बढ़ जाती है कैंसर होने की रिस्क उन पेशेंट्स में। जी सर, तो ये जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं में अक्सर देखा जाता है कि चांसेस ब्रेस्ट कैंसर के ज़्यादा होते हैं। हालांकि अगर पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है तो उसके जो लक्षण है वो महिलाओं के लक्षण से कितने अलग होते हैं और क्या कुछ सावधानियां उसमें रखनी चाहिए? जो मेल ब्रेस्ट कैंसर है कंपेरेटिवली जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। जी। मेल ब्रेस्ट कैंसर में क्या है कि एक तो ब्रेस्ट फैटी नहीं होता मेल में, तो उसमें अगर लंप बन रहा है तो जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा, उसमें इजीली अपीयर होने लगता है। फीमेल ब्रेस्ट में नॉर्मली पता ही नहीं पड़ पाता, कई बार ब्रेस्ट अंदर लंप बनता रहता है, गांठ बनती रहती है, और सब पता ही नहीं पड़ता। तो इसलिए ब्रेस्ट कैंसर का जो डिटेक्शन है मेल में बहुत जल्दी हो जाता है। सिम्टम लगभग सेम भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट डिस्चार्ज हो सकता है, लंप बनना, एक आर्म पिट में लंप बनना, या फिर सुप्राक्लेविकुलर रीजन में, मतलब गर्दन के निचले भाग में भी गांठ बनना। ये लक्षण सेम हो सकते हैं, डिस्चार्ज भी आता है उसमें सब टाइप का, लेकिन अपीयरेंस जल्दी होता है, इसलिए डिटेक्शन जल्दी होगा तो ट्रीटमेंट भी जल्दी हो पाता है उसमें। तो इसलिए तो ओवरऑल देखा जाए तो ट्रीटमेंट, मेल ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट जल्दी, मतलब पता पड़ता है तो जल्दी ट्रीटमेंट भी हो पाता है।
फीमेल का ज्यादातर कई बार एडवांस स्टेज। जी। सर एक और सवाल की अगर बात करें कि जैसा कि आपने कहा था कि कई बार फैमिली में अगर है, मदर को है, तो हो सकता है कि बच्चे में आ जाए या आगे वाली जनरेशन में हो, तो इसके कितने चांसेस है कि फैमिली टू फैमिली जो है ब्रेस्ट कैंसर का जो है ट्रांसफर हो सकता है? और अगर ऐसा हो रहा है, फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है, तो फिर क्या कुछ सावधानी जो है बाकी परिवार के सदस्यों को रखनी चाहिए? तो अगर किसी फीमेल में, अगर नॉर्मली देखा जाए एक फीमेल से दूसरे फीमेल में जो जी। ब्रेस्ट कैंसर के जो जेनेटिकली ट्रांसफर होने की रिस्क काफी ज्यादा रहती है। खासतौर से एक टेस्ट होता है इसमें जिसमें एक जीन होता है BRCA जीन, BRCA1 and 2। ये अगर ट्रांसफर होता है तो 70 to 80% लोगों में, बच्चों में रिस्क ब्रेस्ट कैंसर होने की रिस्क रहती है। अगर मदर को ब्रेस्ट कैंसर है तो 70 to 80% बच्चों में ये चांसेस रहते हैं कि उसके बच्चों में ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आइसोलेटेड कोई एकदम ब्रेस्ट कैंसर हुआ, उसमें BRCA जीन का म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो उसमें जो यूजुअल रिस्क है वो 30 to 40 रहती है। पर फिर भी अगर किसी रिलेटिव को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो आगे के जो जो भी जनरेशन में जो भी बच्चे हैं उनको काफी सजग रहना चाहिए। उसमें होता यही है कि टाइम टू टाइम उनको ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है, डॉक्टर से दिखवाना चाहिए। एक तो खुद ही एग्जामिनेशन करना ही चाहिए मंथली। उसके अलावा एवरी 3 to 4 मंथ में उनको डॉक्टर्स को दिखा के कंफर्म करना चाहिए कि कोई ऐसा छोटा मोटा नोड्यूल है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। डॉक्टर क्लिनिशियन है, वो जल्दी उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। टाइम टाइम ये टेस्ट होना चाहिए, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से काफी पता चल जाता है। और उसके बाद अगर एज 40 के प्लस हो गई तो एक सिंपल टेस्ट होता है मेमोग्राम। इसमें एक सिंपल छोटा सा एक्सरे लिया जाता है ब्रेस्ट का। उसमें जो छोटी छोटी गांठें भी कहीं पे बन रही होती वो भी दिखने लगती हैं। और उनसे अगर वो ऐसी कोई गांठ बन रही तो टाइम से उसका ट्रीटमेंट करके उसको हटा दिया या रिमूव कर दिया है तो पूरा उसका संपूर्ण ट्रीटमेंट हो जाता है, आगे रिस्क नहीं रहती है उस कंडीशन में। जी। तो सर इस अभी तरीके जैसे से कि हम उसको। जी सर, जी जी जैसे कि अभी आपने ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो है ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग की बात करी, तो सर जो ये अगर बात करें स्क्रीनिंग या मैनोग्राफी जो होती है, वो कितनी ज़रूरी है ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, और कितनी एक एज में आने के बाद महिलाओं को जो है इसे रेगुलर बेसिस पे करवाते रहना चाहिए? जी जी। जो जो मेमोग्राम है वो एक सिंपल एक्सरे है ब्रेस्ट का। जी। और ये केवल जो डेंस एज वाले पेशेंट्स रहते हैं उनमें ये हेल्पफुल नहीं हो पाता कई बार, क्योंकि बहुत सारी जो छोटे ट्यूब्स हैं वो दिख नहीं पाती हैं। लेकिन वही अगर आप फीमेल जिसका ब्रेस्ट में डेंसिटी कम रहती है, उसमें अगर मेमोग्राम किया जाए तो डिटेक्शन रिस्क रेट है वो नियर अबाउट 60% तक पहुंच जाती है। इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं, छोटे से हैं या गांठें हैं वो डिटेक्ट हो जाती है, पता चल जाता है इसमें गांठ नहीं, कोई नोड्यूल बन रहा है। तो उसके बाद हम फर्दर उसको कर सकते हैं, बायोप्सी से कर सकते हैं। और बायोप्सी करके कंफर्म करते हैं अगर ट्यूमर है, कैंसर का ट्यूमर है, तो उसका उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। जी। सर अगर बात जैसे कि आपने बताया कि किन किन कारणों से जो है ये हो सकता है और किस तरह से हो सकता है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर का, क्योंकि कैंसर के ट्रीटमेंट की जब बात आती है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है एक आम जनता को या एक आम इंसान को, तो ब्रेस्ट कैंसर का क्या कुछ ट्रीटमेंट है? किस किस तरीके से इसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है? किन स्टेजेस पे जो है इसको ट्रीट किया जा सकता है, और क्या कुछ इसके तरीके हैं? जी। ब्रेस्ट कैंसर सबसे पहले तो उसका इवेल्यूशन होता है। जी। इवेल्यूशन मतलब उसको टेस्ट किया जाता है कि कैसे ब्रेस्ट कैंसर है भी या नहीं। भी लेडी को कोई भी स्वेलिंग या गांठ वगैरह बन गई ब्रेस्ट में या एबनॉर्मल ब्रेस्ट डिस्चार्ज आ रहे हैं, तो सबसे पहले जो बेसिक टेस्ट है वो मेमोग्राम कराया जाता है। मेमोग्राम से कंफर्म किया जाता है कि ब्रेस्ट नोड्यूल है, ब्रेस्ट में कोई गांठ है या नहीं है। कंफर्म होने के बाद उसका एक सिंपल सा टेस्ट होता है बायोप्सी, जो एक छोटी सी निडल से किया जाता है। निडल से उसमें से एक सैंपल निकाला जाता है छोटा सा, और उससे कंफर्म किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। अगर ब्रेस्ट कैंसर कंफर्म होता है तो उसको स्टेजिंग करना पड़ता है, स्टेजिंग वर्कअप करना पड़ता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि ये किस स्टेज में है। तो स्टेज कंफर्मेशन करने के लिए सीटी स्कैन किए जाते हैं, सीटी स्कैन चेस्ट एंड एब्डोमेन, इनसे कंफर्म हो जाता है कि बीमारी बॉडी में कहीं पे स्प्रेड तो नहीं गई। इसके अलावा एक पेट सीटी स्कैन होता है, ये पूरी बॉडी का स्कैन होता है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि बॉडी में केवल ब्रेस्ट में ट्यूमर है या अदर प्लेसेस पर भी है। अगर तो उससे हमें कंफर्म हो जाए स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। स्टेज 2 के रिजल्ट है वो नियर 100% ही होते हैं, 95-98% रिजल्ट मिलते हैं। उसमें डिसीज है वो बहुत ही छोटे साइज में रहती है, ब्रेस्ट के अंदर रहती है,
ब्रेस्ट से बाहर कहीं किसी जगह पे स्प्रेड नहीं हुई होती है। उसका सिंपल सा एक सर्जरी किया जाता है और जरूरत पड़ने पर उनको कीमोथेरेपी की जरूरत होता है। कई बार उनको बचाया जाता है। इनिशियल फेज में अगर आपको में है तो पूरा ब्रेस्ट निकालने की जरूरत नहीं। सिंपल ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी जो मैं रेगुलर ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी गांठ को निकाला जाता है, पूरे ब्रेस्ट को, पूरे स्तन को निकाला जाता है और बीमारी हमेशा कम हो जाती है। इसके बाद आता है स्टेज 3। स्टेज 3 में जो डिसीज है वो ब्रेस्ट के अलावा नियर बाई जो स्ट्रक्चर्स हैं, जिस लिम्स हैं, उनमें स्प्रेड हो जाती है। लिम्फ नोड आर्म पेट में रहते हैं, एक्जिला में होते हैं, उनमें अगर डिसीज स्प्रेड हो गई है तो उसको स्टेज 3 बोलते हैं। स्टेज 3 में भी डिसीज को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। स्टेज 3 में इनिशियल फेज में हमें कुछ न्यू एडजमेंट कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, जिससे को उसको डाउन स्टेज किया जाए, स्टेज 2 की तरफ ले आते हैं उसको। जब उसका साइज छोटा हो जाता है तो सेम ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी करके गांठ को निकाल के और हमेशा के लिए फ्री हुआ जा सकता है। उसके बाद आती स्टेज 4। स्टेज 4 में डिसीज है वो मल्टीपल ऑर्गन को अफेक्ट कर चुकी होती है। जैसे ब्रेस्ट में कैंसर है वो लंग्स में भी पहुंच सकती है, मतलब लंग भी जा सकती है, ब्रेन में जा सकती है, जा सकती, किसी भी जगह पे स्प्रेड हो सकती है वो। तो उसके जो हम स्टेजिंग से सीटी स्कैन करते हैं उससे कंफर्म हो जाता है कि डिसीज स्टेज 4 में है या नहीं है। स्टेज में है तो उस कंडीशन में उस बीमारी को हम कंट्रोल तो कर सकते हैं, पूरे पूरे 100% एरेडिकेट नहीं कर सकते, बॉडी से हटा नहीं सकते, पर उस कंडीशन में हम उसका लाइफ स्पैन है उसको बढ़ा सकते हैं। उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट्स रहते हैं जिसमें कीमोथेरेपी होती है, हार्मोनल थेरेपी होती है, इम्यूनोथेरेपी जो मैं रेगुलर यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। तो जितने भी जो ऑप्शंस हैं, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, कीमोथेरेपी, इनको देने से हम उसकी लाइफ को काफी 5 to 7 ईयर तक अपन बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर का पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। उसमें घबराने की जरूरत नहीं, सारी स्टेज वाइज ट्रीटमेंट होता है और पेशेंट को रिलीफ भी मिलता है। जी सर, जैसा कि हम सब जानते हैं, क्योंकि आपने बताया कि किस तरीके से जो है इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन भारत में अक्सर फाइनेंस की भी सोची जाती है कि अगर इस बीमारी का इलाज करवा रही है तो कितना फाइनेंस उसमें लगने वाला है, या कितना अगर पॉकेट वो फ्रेंडली होने वाला है, कितना असर जो है पॉकेट पर पड़ने वाला है। तो अगर जब ब्रेस्ट कैंसर की बात आती है तो कितने तक जो है इसके इलाज होते हैं, क्या कुछ अमाउंट इसकी रहती है? और अगर हम बात करें RJ अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल की, तो वहाँ किस तरह से जो है ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है? ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट हम यहाँ आरजे अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में पूर्णतः फ्री कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड, जिस पे भी आयुष्मान कार्ड है, हम उन पेशेंट्स को फ्रीली सारा ट्रीटमेंट, सर्जरी से लेके ट्रीटमेंट जो भी होता है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही। वैसे कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं आता, हार्डली ट्रीटमेंट हो जाता है सारा ट्रीटमेंट। लेकिन भी उस कई पेशेंट बहुत ज्यादा पुअर भी आते हैं, उनके लिए आयुष्मान कार्ड है। अगर उनके पास आयुष्मान कार्ड है तो उससे पूर्णतः फ्री इलाज, उसमें उसको 1 रुपया खर्च नहीं करना होता, सारा इलाज फ्री कर सकते हैं। जी सर, इसी के साथ, क्योंकि कैंसर सुन के कोई भी, आपको पता है कि आम जनता अक्सर घबरा जाती है, और उसके इलाज के दौरान तो खासकर, तो जब भी ब्रेस्ट ट्रीटमेंट या किसी भी कैंसर का इलाज हो रहा है तो उस टाइम स्ट्रेस को, या फिर जो मिथ आजकल होते हैं कि अगर इलाज करवाएंगे तो ये हो सकता है, वो हो सकता है, उन मिथ्स को, उस मेंटल पीस कैसे रहे, किस तरह से जो है वो स्ट्रेस फ्री रहे और अपने दिमाग को शांत रखे इलाज के दौरान? ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एक तो सबसे पहले डिसीजन लेना कि हमें कहाँ पे जाना है। जनरल जो ज्यादातर मेरे पे जो पेशेंट आते हैं वो कहीं किसी ने बता दिया है कि ये यहाँ पे ट्रीटमेंट वाला, कुछ जनरल जो देसी दवाइयां चलाना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि पता नहीं उनका ऑथेंटिकली ट्रीटमेंट होता है, उनसे हो पाता है या नहीं पता, ये नहीं पता, किसी को नहीं पता उसका। तो ऐसे बहकावों में ना है। सही ट्रीटमेंट यही है कि उसको टाइम से उसको डिटेक्ट करना है, और डिटेक्ट करना वो बीमारी ना तो किसी अब एक मेंबर से दूसरे मेंबर में फैलती है फैमिली में। ये भी एक मिथ है कि कैंसर की बीमारी है वो एक अगर फैमिली मेंबर को है तो दूसरे फैमिली मेंबर को भी हो सकती है। ऐसा नहीं है। केवल ब्रेस्ट कैंसर में जो जेनेटिकली जिनमें इन्वॉल्वमेंट है, जेनेटिक्स वाइज, मतलब BRCA जीन अगर ट्रांसफर होता है वही होता है। आपस में साथ में रहने, खाना खाने से इनसे कभी नहीं स्प्रेड होती है बीमारी। दूसरा ये है कि उसका बायोप्सी, जो हम एक टिश्यू बायोप्सी करती है, बहुत ज्यादा लोगों में कंफ्यूजन है कि बायोप्सी से डिसीज फैल जाती है। ऐसा नहीं है। बायोप्सी एक सिंपल सा छोटा सा टेस्ट है जिसमें एक हल्का छोटा सा आता है और उससे कंफर्मेशन किया जाता है कि टाइप ऑफ कैंसर क्या है, टाइप ऑफ मतलब डिसीज में कैंसर
उस गांठ में कैंसर है भी या नहीं। कैंसर है तो उसका फर्दर जो इलाज है वो प्रॉपर इलाज हो सकता है। तो उससे बायोप्सी से कभी भी किसी भी ऐसा कोई अभी तक एविडेंस नहीं मिला है कि इस बायोप्सी से कभी बीमारी फैल जाती है। तो ये एक बड़ा मैथ है, ये ज्यादातर लोगों में कंफ्यूजन है। तो आसपास लोग में जो कंफ्यूजन में आपस में यही र्यूमर फैलाते रहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर बायोप्सी से फैल जाता है। ऐसा नहीं है, किसी भी शोध में नहीं पाया गया, किसी भी स्टडी में नहीं ऐसा आया है कि ये बायोप्सी से फैलती है। इस चीज को ध्यान है। बाकी उसका जितना जल्दी ट्रीटमेंट कराएंगे, ये भी है कि कई लोग ट्रीटमेंट कराओगे तो मर जाओगे, ऐसा नहीं है। किसी भी अगर इलाज कराओगे आप तो उससे हो स्टेज 1 और 2 में नियर 100%। लेकिन इस कंफ्यूजन में इसकी ना उसकी बात सुनना, उसके चक्कर में लोग लेट हो जाते हैं, इस चीज को अपग्रेड कर देते हैं एडवांस, वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है। वो डिसीज है वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है, जिसमें ट्रीटमेंट करना डिफिकल्ट होता है। फिर भी अगर आप टाइम से ट्रीटमेंट कराते हैं, किसी भी स्टेज में आते हैं, तो आपका लाइफ स्टाइल चेंज मतलब बेटर हो सकता है, आपका सर्वाइवल डेफिनेटली बढ़ जाता है। और आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको जो भी परेशानियां है बॉडी में डिस्कम्फर्ट है उसमें रिलीफ मिलता है। जी सर, आखिर में बस आपसे यही सवाल लेना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि हालांकि पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, लेकिन महिलाओं में क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो फिर चाहे वो महिलाओं को खासकर क्या कुछ अपने जो है लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए, किस तरह की अपनी लाइफस्टाइल रखनी चाहिए ताकि जो है ब्रेस्ट कैंसर से उसका बचाव हो सके? जी जी, जैसे मैंने रिस्क फैक्टर्स बताए थे जी कि फैटी डाइट लेना, फैटी बॉडी होना, तो उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अब जो ज्यादातर जो केमिकल्स हैं जैसे कि अल्कोहल है, स्मोकिंग है, इसको अवॉइड करना। ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराना है, हर फीमेल को अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, उससे रिस्क कम हो जाती है। बहुत लेट एज में बच्चे चाइल्ड बर्थ होना वो भी रिस्क फैक्टर है। तो कोशिश करना चाहिए, अगर प्लान करना है तो उनको टाइम से उसको बच्चों को प्लान करना चाहिए। और इसके अलावा कोई भी अगर लंप आ रहा है, कोई भी बॉडी में कोई स्वेलिंग है, तो टाइम से उसको डिटेक्ट करना है, उसको क्लिनिशियन से दिखाना है। यही तरीके हैं बॉडी अपने इसको बचाने के, ब्रेस्ट जी कैंसर से बचाव रखने के लिए। अगर जी फैमिली में किसी को जेनेटिकली मतलब पहले से किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, तो ऐसे पेशेंट, ऐसे जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको ज्यादा सजग रहना चाहिए। टाइम टू टाइम डॉक्टर विजिट करके कंफर्म करना चाहिए कि कोई डिसीज आ तो नहीं रही है। क्योंकि उस स्टेज में भी, उस कंडीशन में भी जहाँ जेनेटिकली ट्रांसफर हुआ है डिसीज, अगर हमने अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया, उस ट्रीटमेंट कर लिया, तो रिजल्ट नियर बाई 95 to 100% रहती है। तो अगर स्टेज वाइज अगर जल्दी डिटेक्ट कर लोगे तो वो भी रिस्क खत्म हो जाती है। जी सर, आखिर में क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जब ब्यूटी की बात आती है तो फेस पे के साथ साथ तो पहले जहाँ फिलर्स बोटॉक्स होते थे, आजकल जो है चेस्ट बोटॉक्स या फिर चेस्ट फिलर्स का भी एक ट्रेंड लोगों में चला है। तो इस तरह के जो केमिकल ट्रीटमेंट्स है या इस तरह के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो ब्रेस्ट को कितना खतरा पहुंचा सकते हैं और वो किस तरह से क्या ब्रेस्ट कैंसर को लीड कर सकते हैं? रिपीटेडली अगर इरिटेट कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, जी ज्यादातर तो अभी तक ऐसी स्टडीज में नहीं आया है कि फिलर से कोई ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। पर क्योंकि लोकल इरिटेंट का काम करती है, लोकल इरिटेंट जैसे नॉर्मली भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तब भी लोकल इरिटेशन होने लगता है, जो टिश्यू है वो ओवर ग्रोथ होने लगता है। इसी तरीके से जो इम्प्लांट्स वगैरह यूज कर रहे हैं, उनसे भी लोकल इरिटेशन से एक नॉर्मल रिस्क बढ़ सकती है, पर इसका अभी तक पूरा एविडेंस नहीं मिला। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। जी थैंक यू। जी, तो जैसा कि हमने देखा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है अर्ली स्टेज का इलाज, ताकि ब्रेस्ट कैंसर से लड़ना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका सही समय पे इलाज कराना। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखते रहने के लिए जुड़े रहिए स्वदेश 24/7 के साथ।